डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि 4 मुख्य स्तंभ होते हैं कोटा कोचिंग के या रेजोनेंस कोचिंग सिस्टम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने के लिए। इन 4 स्तंभ में से जो सबसे आखिरी स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है यानी कि आउटपुट नापने का जो स्तंभ है वो है टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट। जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे, इन टेस्टों के माध्यम से कई सारी चीज़ें हल होती हैं, कई सारे इसके मकसद होते हैं। टेस्टों की भी कई सारी वैरायटी होती है और यही अपने को अपनी वास्तविक स्थिति बताते हैं। तो मैं एक एक करके इनके बारे में कई सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी टेस्ट का मकसद क्या होता है। चाहे वो नेचर उस टेस्ट की कुछ भी हो, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो, चाहे वो फुल टेस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जो ये टेस्ट है ना, ये टेस्ट डिसीजन मेकर नहीं है, ये रियल टेस्ट नहीं जो आप एग्जाम में जाके दोगे। तो इन टेस्टों का मकसद क्या है? इन टेस्टों का मकसद आपको ये बताना है कि अभी आपके अंदर क्या कमी है जिसको दूर करना है। ओके, टेस्ट का मकसद, कई बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि उसमें उसके रैंक क्या आई। टेस्ट का मकसद कई बच्चे सोचते हैं कि उसमें उसके मार्क्स क्या आए। अरे भाई, मार्क्स और रैंक ये एक बात हो गई, लेकिन जो असली मकसद है ना टेस्ट का, वो ये होता है कि आप इन्हें इस टेस्ट के माध्यम से अपने बारे में क्या पता लगाया। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं हम बीमारी ठीक कराने के लिए, तो डॉक्टर साहब हमारे टेस्ट लिखते हैं कि भाई ये एक्सरे कराओ, या ये सोनोग्राफी कराओ, या ये सीटी स्कैन कराओ, या ये ब्लड टेस्ट कराओ। अपने अंदरूनी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो अपना टेस्ट कराते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो भी इसी मकसद के लिए होते हैं कि हमारी कमी को जानना, हमारे अंदर क्या कमी है उसको सामने लाना, यही इस टेस्ट का सबसे बड़ा मकसद है। जैसे आपको अपने घर से किसी प्रोग्राम में जाना हो, घर से बाहर निकलते तो आप कांच के सामने एक बार खड़े होकर अपने आप को देखते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि अपने अंदर क्या कमी है ना। अब बाल ठीक करते हैं या कपड़े में कुछ इधर उधर हो रहा है तो उसको ठीक करते हैं। तो बेसिकली हम कांच के सामने खड़े होकर अपने कमी को देखते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। ये टेस्ट भी आपके लिए एक मिरर के जैसा है, या आपने जो पढ़ाई करी है उस पढ़ाई में आपके अंदर कहाँ कमी है उसको बताने का मकसद ही टेस्ट का होता है। तो ये सबसे पहले तो आप जान लो कि टेस्ट का मकसद क्या है। ओके, और अगर आपने किसी टेस्ट में अपीयर होने के बाद अपनी कमियों को नहीं पहचाना और उन कमियों को आपने ठीक नहीं किया, तो फिर उस टेस्ट का कोई मकसद नहीं रह जाता आपके लिए। आपने उस टेस्ट का असली में कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और चाहे टॉपर हो, चाहे मीडियम हो, चाहे पीछे वाला हो, सबके लिए इसमें सुधारने की गुंजाइश होती है। टॉपर अगर 99% पे है तो उसका 1% कम क्यों हुआ, ये उसको ठीक करना है। अगर कोई मीडियम बच्चा है, 60% नंबर लाया, 40% नहीं आए, तो वो क्यों नहीं आए, ये उसको ठीक करना है। नीचे वाला बच्चा है, 30% नंबर लाया, 70 नहीं लाया, तो 70 क्यों नहीं लाया, ये उसको ठीक करना है। तो सबके लिए इसके अंदर ठीक करने की गुंजाइश होती है। एक एक करके मैं टेस्ट की टाइप्स के बारे में बात करूंगा, फिर टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, टेस्ट में कैसे अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी, इसके बारे में बात करूंगा। ओके, सबसे पहले अपन प्रिपरेशन की ही बात करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के पहले हो जाती है वो चीज़ें, राइट। तो टेस्ट के पहले से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे सिस्टम के हिसाब से चलोगे, रेजोनेंस का जो सिस्टम है उसमें जो होमवर्क दिया जाता है, शीट का होमवर्क देते हैं, डीपीपी का होमवर्क देते हैं, क्लास में लेक्चर नोट्स पढ़ाते हैं, वहाँ सवाल कराते हैं, प्रॉब्लम्स कराते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को प्रॉपरली चलोगे, आपने क्लास में ध्यान से लेक्चर सुना, नोट्स अच्छे से बनाए, एग्जाम्पल ध्यान से देखा, क्लास में जो टीचर ने प्रॉब्लम दी उसको अच्छे से किया, घर जाकर रिवीजन अच्छे से किया, होमवर्क अच्छे से किया, फिर अपने क्लास में टीचर ने जब डिस्कस कराया तो उसको अपनी कमियों को, जो सवाल आपसे नहीं हुए या गलत हो गए, उनको डिस्कशन के टाइम पे ढंग से किया। तो अगर आप ये पूरे साइकिल को अच्छे से करते हो ना, तो आपको टेस्ट के लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी डे इज़ ए प्रिपरेशन डे फॉर यू इन आवर सिस्टम। हमने अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आपको अलग से कोई प्रिपरेशन लीव ना मिलेगी, ना उसकी ज़रूरत है।
ओके, ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप डेली का डेली काम करते हो ना, आपने अपनी आदत ऐसी डाल ली कि जैसे रोज़ाना खाना खाना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, अगर उसी तरीके से आपने अपने डेली के काम को एक अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया है, तो फिर आपको टेस्ट के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। उल्टा मैं कहूँगा कि आप टेस्ट के 2 दिन पहले मस्त रह करके घूमोगे फिरोगे, रिलैक्स रहोगे। बेसिकली कहने का मतलब है, घूमने फिरने का मतलब है नहीं कि आप इधर सिटी मॉल में घूम रहे हैं या कहीं इधर उधर जा रहे हैं। आप रिलैक्स रहोगे, मस्त रहोगे। आपके लिए टेस्ट कोई इवेंट नहीं होगा, आपके लिए टेस्ट एक रूटीन डे होगा कि अच्छा ठीक है यार टेस्ट आ रहा है। जैसे मैंने DPP के सवाल किए, शीट के सवाल किए, नोट्स के सवाल किए, ऐसे मैं इसके सवाल भी कर दूंगा। और ऐसे करते करते आपका रियल टेस्ट भी आ जाएगा और उसको भी आप ऐसे ही हंसते खेलते कर दोगे। लेकिन तो ये सारी चीज़ इस बात पर डिपेंड है कि आप अपने डेली रूटीन को किस तरह से मेंटेन करते हैं और आप अपने जो होमवर्क है, जो साइकिल है पढ़ाई का, उस साइकिल को आप किस तरीके से चलाते हो। 100% जरूरी नहीं है, आप 50%, 60%, आप अपने बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना काम करो। जो बाकी की 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, लेक्चर नोट, शीट और DPP, इनको आप अपना बेस्ट करो। किसी का बेस्ट हो सकता है X यूनिट हो, किसी का बेस्ट 1.5x यूनिट हो, है ना। सबके बेस्ट अलग अलग हो सकता है। आप अपना बेस्ट से ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो ना, आप अपना बेस्ट करो, उसमें मक्कारी मत करो। तो आप अगर बाकी 3 चीज़ों में अपना बेस्ट देते रहोगे तो टेस्ट में भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो तैयारी कैसे करें टेस्ट की, ये मैंने आपको बता दिया। जो बाकी 3 चीज़ें उसको अच्छे से करो। टेस्ट वाले दिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले टेंशन बिल्कुल नहीं करना। जो आपने 15 दिन, 3 सप्ताह पहले वाले टेस्ट से इस टेस्ट के बीच के टाइम में जो आपने काम किया है, जो आप रोजाना मेहनत करते हो, वही आपका टेस्ट में रिजल्ट आना है। 1 दिन पहले जगने से, 1 दिन पहले ज़्यादा मेहनत करने से आपका टेस्ट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए उल्टा मैं कहूँगा कि टेस्ट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सिर्फ वो जो लाल लाल कर रखा है ना, वो रिविज़न करो। फॉर्मूले अलग से जो पन्ने बना रखे होते हैं, फॉर्मूलों की लिस्ट होती है, याद करने वाली चीज़ें होती है, उनको करो। रिलैक्स रहो, टेंशन बिल्कुल मत करो, है ना। अगर आपकी 70% तैयारी है ना, 1 दिन पहले तक या 2 दिन पहले तक, जो आप शुरू से करते आ रहे हो, आपको लगता है कि मैं टेस्ट के लिए केवल 70% तैयार हूँ, तो उतना ठीक है। 2 दिन में आप उसको 100 करने की कोशिश मत करो कि मैं 2 दिन में 100% हो जाऊँगा। आप ऐसा करोगे तो 70 भी बर्बाद हो जाएगा। ओके, इसलिए टेस्ट के 2 दिन पहले रिलैक्स रहना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, दिमाग को रिलैक्स रखना है ना, मस्त रहना है, खुश रहना है। जो आपकी पहले से तैयारी चली है, जो आप रोज़ रोज़ काम करते हो ना, वही आपको टेस्ट में अच्छा करा के बताएगी। तो ये मेरा टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर के है। जितने भी लाल लाल निशान लगा रखे हैं, है ना, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जो पार्ट टेस्ट होते हैं, कुछ क्यूमुलेटिव होते हैं। तो टेस्ट के सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में जो जो भी आपने लाल लाल निशान लगा रखे हैं, चाहे शीट में, चाहे DPP में, चाहे क्लास नोट्स में, उनको रिवाइज करो अच्छे से। ओके, ये आपकी टेस्ट की तैयारी है। अब टेस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पार्ट टेस्ट होता है, क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है, फुल सिलेबस टेस्ट होता है। कई तरह के टेस्ट हमारे यहाँ चलते हैं। इनमें से जो रूटीन में चलते हैं ना, वो होते हैं और बोर्ड लेवल टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट। पार्ट टेस्ट के अंदर एक PT से लेके दूसरे PT के बीच का सिलेबस आता है। PT मतलब पार्ट टेस्ट। तो एक PT हुआ, फिर अगला PT होगा, इसके बीच का सिलेबस भी उसमें कवर होता है। तो जनरली इसका सिलेबस कम होता है। ओके, और इनमें हम अक्सर सीन क्वेश्चंस भी डालते हैं। DPP के सीन क्वेश्चन डाल दिए, शीट के डाल दिए, कभी कभार क्लास के नोट्स का डाल दिया। सीन का मतलब जो आपका देखा हुआ है, आपने करा हुआ है। और इसका पर्पज़ यही है कि भाई बच्चे चीज़ों को करें, सोल्व करें, जो उनको मटेरियल दे रखा है उसको सोल्व करें, और उसी में से सवाल आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों को एक होमवर्क को सीरियसली लेने की आदत डालने के लिए हम पार्ट टेस्ट में सिलेबस भी कम रखते हैं और पार्ट टेस्ट के अंदर सीन क्वेश्चंस भी ज़्यादा रखते हैं। सीन क्वेश्चन रखने के बावजूद भी अगर आप सवाल सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आप अपना होमवर्क टाइमली नहीं कर रहे हैं, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं, आप मक्कारी कर रहे हैं। आपको अपने होमवर्क को ठीक करने की ज़रूरत है। पार्ट टेस्ट में नंबर कम आना यानी कि आप होमवर्क के प्रति सीरियस नहीं हैं। अगर आप होमवर्क टाइमली कर रहे हो तो आपके पार्ट टेस्ट में भी नंबर अच्छे आएंगे और उल्टा और क्यूमुलेटिव में भी अच्छे आएंगे। लेकिन पार्ट टेस्ट का सीधा सीधा कनेक्शन आपके होमवर्क से है। क्यूमुलेटिव टेस्ट, इसमें उस समय तक जितना कुछ पढ़ाया है,
मान लीजिए अप्रैल में आपका कोर्स चालू हुआ और सितंबर में क्यूमुलेटिव टेस्ट हो रहा है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस उसमें आएगा। और क्यूमुलेटिव टेस्ट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि आपको बड़ा टेस्ट देने की आदत पड़े, बड़े सिलेबस का टेस्ट देने की आदत पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली जब रियल टेस्ट होगा तो उस रियल टेस्ट में तो सारा सिलेबस आएगा, पूरे 1 साल 2 साल का सिलेबस आएगा। तो उसकी धीरे धीरे करके आदतें हम डलवाना बच्चे में शुरू करते हैं। ये कठिन होते हैं क्योंकि इसमें सिलेबस भी बड़ा होता है, सवाल भी इसमें अनसीन सवाल ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये कठिन होता है बच्चों के लिए। तो इसलिए, लेकिन जो बच्चे रोज़ रोज़ अपना काम करते हैं, रोज़ अपनी तैयारी करते हैं, रोज़ डीपीपी के जब जब उसको होमवर्क दिया जाए वो काम टाइम पे करता जाए और डिस्कशन करता जाए, और जो उसने कमियां छूटी, गलतियां छूटी, उसको वो समझता जाए, उसको दूर करता जाए, तो उसके लिए कोई भी टेस्ट कठिन नहीं होता है। क्यूमुलेटिव टेस्ट में इस तरह का सिस्टम रहता है। और इसके अलावा कभी कभार फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं। जब कोर्स खत्म हो जाते हैं ना, तब हमारे मेजर टेस्ट चलते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट चलते हैं। मेजर भी लगभग फुल सिलेबस ही होता है, लेकिन कभी कभार हम मेजर टेस्ट के अंदर, कभी कभार जैसे मान लीजिए 12th क्लास खत्म हो गई तो 12th के बाद मेजर टेस्ट होगा तो सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा। 11th खत्म हो गई, 11th के बाद टेस्ट लिया तो 11th का सिलेबस आएगा। फुल सिलेबस में फिर पूरा का पूरा दोनों साल का उसके अंदर सिलेबस आ जाता है। तो ये अंतर होते हैं। तो बेसिकली ये बड़े टेस्ट होते हैं, और भी क्यूमुलेटिव टेस्ट से भी बड़े टेस्ट हो गए, फुल सिलेबस टेस्ट, मेजर टेस्ट, है ना। और इसके अलावा ओपन टेस्ट होता है। ओपन टेस्ट में क्या होता है कि रेजोनेंस के बच्चे भी बैठते हैं, दूसरे बच्चे भी बैठते हैं, और इतने सारे बच्चों में टेस्ट होता है, पूरे इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, उसका पहले से प्रचार प्रसार भी चलता है, बच्चे को पूरे इंडिया लेवल पे अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। अच्छा, पीटी-सीटी होते हैं, ये रेजोनेंस के इंटरनल टेस्ट हैं। हाँ, इन टेस्टों को अपने डीएलपीडी के बच्चे जरूर देते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के बच्चे। तो जो बच्चा अपने रेजोनेंस का पीटी-सीटी देता है उसके सेंटर पे भी रैंक आती है, और पूरे इंडिया में जितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया तो बच्चे को ऑल रेजोनेंस रैंक भी प्राप्त होती है। तो एक अच्छा बच्चे को अपनी पोजीशन का पता लगता है। रेजोनेंस के 80 शहरों में सेंटर हैं, अलग अलग जगहों पे बच्चे पूरे इंडिया का सैंपल उस टेस्ट को देता है, और इसलिए बच्चे को टेस्ट को सीरियसली देना चाहिए, क्योंकि उसको पूरे इंडिया लेवल पे अपनी रैंकिंग का पता लगता है, और पूरे इंडिया लेवल पे हर सिटी का बच्चा भाग लेता है, तो एक तरह से उसका पूरे इंडिया लेवल पे बेंचमार्किंग उसकी होती है। तो ये एक टेस्ट का इम्पोर्टेंस है। टेस्ट का इम्पोर्टेंस आपकी नॉलेज चेक करना है, आपके टेस्ट का टेम्परामेंट चेक करना है, आपको कहाँ आप स्टैंड करते हैं वो बताना है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि टेस्ट का सबसे बड़ा मकसद है आपको अपनी कमियां बताना कि आपने क्या इससे सीखा। तो टेस्ट होने के बाद में, है ना, टेस्ट के दौरान क्या चीज़ करनी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। टेस्ट के पहले तैयारी कैसे करनी है, शीट, डीपीपी, नोट्स, ये आपकी तैयारी के मुख्य पार्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा आपका टेम्परामेंट, आपकी कूलनेस, आपको कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। टेस्ट पे क्वेश्चन सोल्व करते समय जब आप पेपर देखते हैं ना, तो आपको पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए ये बताता हूँ मैं। और इसमें नॉलेज के अलावा और भी चीज़ें काम आती है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। ओके, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ नयापन होता है, आप हर बार इंस्ट्रक्शन पढ़ो। हर बार इंस्ट्रक्शन सेम नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ओके, इंस्ट्रक्शन पढ़ी, पेपर सोल्व करना शुरू करो। पेपर मेरे हिसाब से आपको सोल्व ऐसे करना चाहिए कि उसमें जैसे मान लीजिए 75 क्वेश्चन है, सबसे पहला फिजिक्स का आ गया, फिर केमिस्ट्री आ गया, फिर मैथ्स आ गया मान लीजिए। अब किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी है तो वो मैथ्स में चला जाता है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है वो केमिस्ट्री में चला जाता है, किसी की फिजिक्स अच्छी है फिजिक्स में चला जाता है। तो आप ऐसे ही करो, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप उस सब्जेक्ट में घुस जाओ, चाहे वो कहीं भी हो, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो। अब उस सब्जेक्ट में तो आप गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उस सब्जेक्ट का आप पहले क्वेश्चन से शुरू कर दो। मैं ये कहूँगा कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर पहले ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप करो जो ज्योमेट्रिकली छोटी साइज के हैं, उसमें पढ़ने में टाइम कम लगता है और कई बार वो जल्दी हो भी जाते हैं, उनके ऑप्शन भी छोटे होते हैं। तो जो सबसे कम एरिया वाले क्वेश्चन है ना ज्योग्राफी ज्योमेट्रिकली, उनको आप करो। लंबाई चौड़ाई कम है, ऑप्शन भी सिंपल सिंपल दिख रहे हैं और क्वेश्चन भी कम लाइनों का दिख रहा है, पढ़ने का टाइम तो बचेगा कम से कम, ताकि आप जल्दी सोल्व करने लग जाओ। तो उनको करो। आपके फेवरेट टॉपिक्स के सवाल करो। पहले ऐसे सवाल करो जो आपसे जल्दी होते हो, कम टाइम में होते हो। तो एक राउंड में आप ऐसे सवाल करो, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट में चले जाओ। आप ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स फेवरेट है ना, तो आप सबसे पहले मैथ्स के पूरे सवाल अटेम्प्ट कर डालो और पता लगा कि 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा उसमें लगा दिया, बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम ही कम है। आप पेपर करते समय पूरे होश हवास में रहो, एकदम ऐसा नहीं कि
आपको पता ही नहीं कि कब टाइम निकल गया, पूरा हर सेकंड का पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए पेपर सोल्व करो, है ना, इस तरह से पेपर करना है आपको। तो आपको पता रहेगा कि भाई मैंने इस सवाल में 2 मिनट लगा दिए, इसमें 5 मिनट लगा दिए, होश में रहते हुए पेपर करना है, ठीक है। तो मैथ्स करो, आपका मैथ्स फेवरेट है तो, लेकिन उतने ही सवाल करो जो जल्दी से हो रहे हैं। फिर फटाक से केमिस्ट्री में चले जाओ या फिजिक्स में चले जाओ, तीनों सब्जेक्ट में चुन चुन के उन सवालों को पहले करो जो आपसे होने लायक है, जिन क्वेश्चन को देख के आपको खुशी महसूस हो रही है, जिन टॉपिक्स में आपको मज़ा आता है काम करने में, सवाल करने में, पहले उनको निपटाओ। दूसरे राउंड में उनसे तगड़े वाले, तीसरे राउंड में उनसे भी तगड़े वाले, लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन बचने चाहिए जो वास्तव में छोड़ने लायक थे। ओके, बाकी तो फिर बीच बीच में आपको टिप्स देते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए नट शेल में पेपर कैसे सोल्व करना है इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। पेपर के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये तो पेपर के दौरान की बात हुई कि पेपर के ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद अगर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो आपकी बुद्धिमत्ता इस बात में कि आप उस सवाल को छोड़ के दूसरे सवाल पे चले जाइए। ओके, उस एक सवाल को करने से ऐसा नहीं कि आपको वो तमगा मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर जो होने लायक होते हैं, लेकिन पेपर सेट करने वाला ये नहीं लिखेगा कि सवाल बहुत सरल है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ने की ऐसी कला सीखनी पड़ेगी कि अगर 4 लाइन में क्वेश्चन लिखा है ना, तो आपको 4 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप उसके अंदर पेपर क्वेश्चन को स्कैन करना सीखो कि काम काम की चीज़ कहाँ लिखी है। जो काम काम की चीज़ होती है ना, काम के डाटा, काम के जो वर्ड्स होते हैं उनको स्कैन करना सीखो। बाकी तो इंग्लिश होती है पेपर के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर। ओके, जैसे फिजिक्स में मान लीजिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अब इसमें कोई काम की बात नहीं है एक्स एक्सिस के अलावा। ओके, फिर आगे लिखेगा इट हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। तो काम की चीज़ ये पूरी अंग्रेजी है, इस अंग्रेजी है ना, तो बहुत सारी तो अंग्रेजी होती है, ग्रामर होती है, वो आपके काम की थोड़ी है। अंडर स्कैन करो, उन पॉइंटों को देखो, काम के शब्दों को देखो जो आपके वास्तव में जो सवाल करते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको पूरी 4 लाइन पढ़नी नहीं पड़ेगी। ये कला आपके अंदर आनी चाहिए, ये आपको सीखनी है कि कैसे मैं 4 लाइन के क्वेश्चन को जो उसके अंदर काम के 4-5 वर्ड है उसको फटाक से मैं स्कैन करना सीखूं, तो आप टाइम बचा पाओगे। अदरवाइज पूरे पेपर को पढ़ने में आपका लगभग 30-35%, 1/3 टाइम तो पेपर पढ़ने में चला जाता है। आप जितना बचा लोगे, आप सोचो 3 घंटे का पूरा पेपर है, आप सिर्फ पढ़ो उसको शुरू से एंड तक, 1 घंटा लग जाएगा आपका, तो आपके पास तो 2 ही घंटे बचे सोल्व करने के लिए। तो आप कैसे उस 1 घंटे को मिनिमाइज कर सकते हो, ये आपको सोचना चाहिए। वही बात मैं बता रहा हूँ, स्कैन करने की आदत डालें। ओके, तो पेपर इस तरह सोल्व करें। कैलकुलेशन हवा में नहीं करें, रफ कागज जो मिलता है उसके अंदर ही कैलकुलेशन करें, और हर क्वेश्चन को सोल्व करते समय बॉक्स बनाएं, उस बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के सोल्व करें, ताकि आपको दोबारा देखना पड़े ना, तो आपको मिले कि यार मैंने ये सवाल कहाँ पे सोल्व किया था। तो पेपर करने के दौरान इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपका किसी सवाल को देख के दिमाग खराब हो गया तो आपके 5-10 सवालों को ले डूबेगा वो। इसलिए कूल रहे, कोई सवाल छोड़ रहे हैं तो उसका गम नहीं मनाएं, खुशी खुशी छोड़ के आगे बढ़े। खूब सारा खजाना होता है पेपर के अंदर आपके लायक करने के लिए, चाहे बच्चा किसी भी स्तर का हो, चाहे वो लो लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो। टॉप लेवल के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन जो नीचे वाला बच्चा है ना, उसके भी काम के सवाल होते हैं, आपको उन सवालों तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, ये पेपर के दौरान की बात हुई। अब पेपर के बाद क्या, पेपर के बाद जनरली बच्चे मस्त हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार अरे बला टली, है ना। ऐसा नहीं सोचना है, पेपर देने से भला नहीं टल गई है, असली काम तो उसके बाद ही शुरू होता है। जैसे मैंने कहा कि पेपर का मकसद क्या है, पेपर का मकसद है हमारी कमियों को बाहर निकाल के लाना। अगर आपने डॉक्टर साहब के कहने के बाद अपनी जांच कराई, ब्लड टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, अब अगर आप उन रिपोर्ट को दबा के बैठ जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगे और डॉक्टर से दवाई लेने के बाद उन गोलियों को नहीं खाओगे, तो क्या आपका इलाज होगा? नहीं होगा। खाली टेस्ट करा लिया इज़ नॉट दी सॉल्यूशन। तो यहाँ भी टेस्ट हो गया, सॉल्यूशन नहीं है। टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करोगे, कौन कौन से सवाल गलत हुए, कौन से सवाल छूट गए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो छूटे वो क्यों छूटे, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए। सही के बारे में आपको कुछ नहीं करना है कि क्यों सही हो गए, गलत हो गए और जो छूट गए उनके बारे में विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। आपको पेपर की फिजिकल कॉपी मिलेगी, उस फिजिकल कॉपी में जो जो गलत हो गए
आंसर की से मिलान करने के बाद आप उसी क्वेश्चन के बगल में लाल रंग की स्याही वाले पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे क्यों गलत हुआ, छूट गया तो क्यों छूटा। ओके, ये एनालिसिस अगर आपने किया तो आपको टेस्ट का वास्तव में फायदा हुआ, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आप कितने नंबर आए उसको लेकर के खुश होते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं असली में वो। ओके, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी का ही इलाज करोगे ना, आप ठीक हो उस चीज़ का थोड़ी इलाज कराओगे कि हाँ जी मेरा हाथ नहीं दुखता, मेरा पाँव नहीं दुखता, मेरा सिर नहीं दुखता, तो उससे खुश हो रहे हैं। उस चीज़ को थोड़ी खुशी मनानी, जो गलती है, जो अपने अंदर कमी, उसी को ठीक करना है हमको। तो पेपर से अपनी कमियों को सीखें। और दो ही तरह की कमियाँ हैं कि भी गलत हुआ तो क्यों हुआ, छूट गया तो क्यों छूटा। छूटने के रीज़न हो सकते हैं टाइम ही नहीं मिला, तो फिर आप स्पीड बढ़ाओ। वो कंसेप्ट नहीं आता था तो कंसेप्ट सीखो, सिली है ना, कुछ जो भी रीज़न है आप रीज़न, और ये रीज़न है ना आपको 10-12 घंटे तक तो याद रहेगा। अगर आप ज़्यादा पुराना कर दोगे, आप सोचोगे कि 2 दिन बाद उठा के मैं पेपर में कमेंट लिखूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसी दिन लिखो, भले 2 घंटे 3 घंटे बाद लिखो, लेकिन अगला दिन होने से पहले आप लिखोगे तो ताज़ा ताज़ा सारी बातें हूबहू याद रहती हैं, बाद में डाइल्यूट हो जाती हैं। और पेपर जो छूट गए थे ना क्वेश्चन, उनको दोबारा से सोल्व करो, और जो गलत हो गए उनको भी दोबारा सोल्व करो। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि जब पेपर सेटर पेपर बनाता है ना, तो गागर में सागर भर देता है वो। आपके 75 क्वेश्चन के माध्यम से, अगर वो 10 चैप्टर का पेपर था तो 75 क्वेश्चन के माध्यम से आपके 10 चैप्टर की टेस्टिंग हो गई है। उन 10 चैप्टर का जो समरी है ना, इन 75 क्वेश्चन में आ गई है। तो अगर आप ये 75 क्वेश्चन कर देते हो तो आपके वो 10 चैप्टर पे कमांड हासिल हो गई। इसलिए आपको वो क्वेश्चन दोबारा करने चाहिए, सिर्फ वो क्वेश्चन सीखने के लिए नहीं, लेकिन उन चैप्टरों पे कमांड हासिल करने के लिए भी आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए। मेरे ख्याल से टेस्ट के पहले क्या करना चाहिए मैंने बता दिया, टेस्ट के दौरान क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया, टेस्ट के इमीडिएटली बाद क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब टेस्ट के काफ़ी दिनों बाद क्या करना चाहिए, जब आपका रियल टेस्ट होगा। रियल टेस्ट जब होगा उसके 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जब आप एक रिवीजन शेड्यूल बनाते हो कि यार मुझे अब रिवीजन के मोड में आ गया हूँ मैं, तो रिवीजन के मोड में वो सारी लाल लाल चीज़ें इकट्ठी कर लो, चाहे वो क्लास नोट्स में हो, चाहे वो शीट में हो, चाहे वो डीपीपी में हो, चाहे इन टेस्ट पेपरों के अंदर जो आपने लाल निशान लगाए हैं, ये सारे लाल निशान ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को आप दोबारा सवाल सोल्व करो, भले अगर टाइम कम है तो आप पढ़ ही लो, कम से कम क्वेश्चन पढ़ लो, उनके सॉल्यूशन पढ़ लो, तो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी अपने को टेस्ट को लेकर के होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ भी ये भी कहूँगा कि जब आप रियल टेस्ट के 15 दिन पहले अपना रिवीजन शेड्यूल बनाते हो, उस टाइम के दौरान भी इन पेपर्स में से कुछ पेपर्स को आप दोबारा सोल्व कर लो, चाहे आपके देखे हुए क्वेश्चन है, लेकिन आप फिर भी दोबारा करो। ओके, लेकिन अब की बार आपकी इस अटेम्प्ट की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन देखे हुए हो गए, आप कम टाइम में इनको सोल्व करने की पोजीशन में होनी चाहिए। ये आपको कई तरह के संकेत देंगे, कई चीज़ों के संकेत आपको इससे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें टेस्ट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, इनको संभाल के रखें। और इनके कमेंट के लिए आपको अलग से मेरे ख्याल से कोई रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो फिजिकल कॉपी पेपर की मिलेगी उसी के अंदर आप कमेंट डाल सकते हैं, लेकिन लाल रंग की स्याही वाले पेन से कमेंट डालें, क्योंकि वो ईजिली आपको दिखेंगे। टेस्ट से घबराना नहीं है, टेस्ट के पहले भी नहीं घबराना है, बाद में भी नहीं घबराना। कितना ही खराब आपका पेपर हो जाए तो पेपर के दौरान भी नहीं घबराना है, और पेपर के बाद में टेंशन नहीं करनी कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया टेस्ट में। नहीं, आप टेस्ट से सीखो। टेस्ट आपको एक आईने की तरह है, आपको अपनी शक्ल दिखाएगा कि आप किस लेवल पे हो। और जिन बच्चों ने अपने टेस्ट की कमियों को सामना किया, उनको पहचान के उनका सामना किया और उनको दूर किया, वो बच्चे अगले टेस्टों में उस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से टेस्ट के बारे में इतनी जानकारी सफिशिएंट है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, थैंक यू।